हेलो दोस्तों, देखिए कल मैंने आपको बताया था बहुलक के बारे में, थोड़ा बहुत बताया था, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि बहुलक क्या होता है। कल बताया था आपको बहुलक दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, एक तो पॉली और एक मियर, जिसे हम मिरोस भी कहते हैं। मिरोस इसका मतलब बताया था मैंने आपको कल। पॉली का मतलब अनेक या बहुत से होता है, और उसके बाद मियर या मिरोस का जो अर्थ होता है वह यूनिट से होता है, यानी इकाई से होता है। यानी पॉलीमर का शाब्दिक अर्थ जो होता है अनेक इकाइयों से होता है, अनेक इकाइयों से होता है। उसके बाद कल मैंने आपको बताया था इसकी परिभाषा के बारे में बताया था, और बताया था कि एकलक इकाइयां क्या क्या होती हैं, और एक दो मैंने आपके सामने कल एग्जाम्पल भी बताए थे। देखिए आज आगे से प्रारंभ करता हूं। एक एग्जाम्पल आपके सामने वो लेता हूं, जैसे प्राकृतिक रबर है। प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक रबर इसे नेचुरल रबर कहते हैं, यानी आइसोप्रीन होता है। आइसोप्रीन, आइसोप्रीन के पॉलीमेरिसेशन से, आइसोप्रीन के पॉलीमेरिसेशन से पॉली आइसोप्रीन प्राप्त होती है। पॉली आइसोप्रीन प्राप्त होती है, यानी कि आइसोप्रीन एक एकलक इकाई है, जबकि पॉली आइसोप्रीन क्या है, बहुलक है। अब देखिए इसको बनाते हैं अपन। आइसोप्रीन जो होता है इसका जो केमिकल नाम होता है वह होता है 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन। 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन, यानी 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन का जब हम पॉलीमेरिसेशन करते हैं तो प्राप्त होता है पॉली आइसोप्रीन, जो कि क्या कहलाती है, प्राकृतिक रबर कहलाती है। अब देखिए 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन का संरचना सूत्र क्या होता है, इसकी संरचना क्या होती है, CH2 डबल बॉन्ड CCH3, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन है, जिसे हम आइसोप्रीन कहते हैं। ये आइसोप्रीन है, आइसोप्रीन। देखिए 2-methyl-1,2,3,4, 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन, 2-methyl-1 और 3-ब्यूटाडाइन। इसका हम पॉलीमेरिसेशन करते हैं, पॉलीमेरिसेशन करते हैं, यानी O2 की उपस्थिति में उच्च ताप और दाब पर इसे अपन गर्म करते हैं। और एक बात और, यहाँ पे इसकी एन इकाई को काम में लेते हैं। मैंने कल बताया था आपको, ये एन जो होता है बहुलीकरण की मात्रा होती है, यानी बहुलक में प्रयुक्त होने वाले एकलक इकाइयों की संख्या होती है। आगे देखिए, जैसे इसका हम पॉलीमेरिसेशन करते हैं, इसका बहुलकीकरण करते हैं, इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो ये बॉन्ड जो होते हैं वाले, ये बॉन्ड ब्रेक होते हैं, और ब्रेक होने के पश्चात अपने को प्राप्त होता है पॉली आइसोप्रीन। देखिए रिएक्शन CH2, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ब्रेक होने पर हाफ बॉन्ड यहाँ पे लग गया, हाफ यहाँ पे लग गया सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CCH3, CCH3, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CH, CH, सिंगल बॉन्ड, ये हाफ बॉन्ड टूट के यहाँ पे लग गया, CH2 हाफ बॉन्ड। अब देखिए ये वाला हाफ और ये वाला हाफ पूरा मिलके एक ही हो जाता है, जो कि बीच में एडजस्ट हो जाता है, का होल क्या हो जाता है, N। ये आइसोप्रीन है और ये क्या है, पॉली आइसोप्रीन, यानी ये मोनोमर है, ये मोनोमर है, और ये क्या है, पॉलीमर। यानी कि एकलक इकाई से क्या प्राप्त हो गया, ये बहुलक इकाई प्राप्त होगी, यानी आइसोप्रीन से क्या प्राप्त हो गई, पॉली आइसोप्रीन, जो कि पॉलीमर।
जो कि क्या कहलाती है, प्राकृतिक रबर कहलाती है। देखिए दोबारा, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का हम पॉलीमेरिसेशन करते हैं, पॉली आइसोप्रीन प्राप्त होती है। आइसोप्रीन एक मोनोमर यूनिट है, पॉली आइसोप्रीन एक पॉलीमर यूनिट है। आइसोप्रीन का जो केमिकल नेम होता है वो होता है 2-methyl-1,3-butadiene। 2-methyl-1,3-butadiene इसका संरचना, इसकी संरचना ये देखिए, जैसे हम आइसोप्रीन करते हैं इसका पॉलीमेरिसेशन करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे हम गर्म करते हैं, यानी कि ये बीच के जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होते हैं, और ब्रेक होने के पश्चात अपन को प्राप्त होता है पॉली आइसोप्रीन, जिसे हम प्राकृतिक रबर के नाम से जानते हैं। आगे देखिए एक एग्जांपल लेता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल है कृत्रिम रबर। कृत्रिम रबर देखिए, कृत्रिम रबर, कृत्रिम रबर जैसे हम नियोप्रीन कहते हैं, नियोप्रीन, नियोप्रीन को हम क्लोरोप्रीन भी कहते हैं, क्लोरोप्रीन, यानी नियोप्रीन या क्लोरोप्रीन का जब हम पॉलीमेरिसेशन करते हैं, इसका जब हम पॉलीमेरिसेशन करते हैं तो अपने को प्राप्त होता है पॉलीनियोप्रीन, या फिर इसको कह सकते हैं पॉलीक्लोरोप्रीन, पॉलीक्लोरोप्रीन। ये मोनोमर है और ये क्या है, पॉलीमर है। अब आगे देखिए, जो नियोप्रीन या क्लोरोप्रीन है इसका जो केमिकल नेम होता है वह होता है 2-chloro-1,3-butadiene, यानी कि 2-chloro-1,3-butadiene, जिसे हम नियोप्रीन या क्लोरोप्रीन कहते हैं, इसका जब पॉलीमेरिसेशन किया जाता है तो अपन को प्राप्त होता है पॉलीनियोप्रीन या पॉलीक्लोरोप्रीन, जो कि एक पॉलीमर है। इसे हम कृत्रिम रबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कृत्रिम रबर। अब इसकी संरचना देखिए, 2-chloro-1,3-butadiene, CH2 डबल बॉन्ड CCl, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहां मैं N का ही काम में ले रहा हूं, N का मतलब बता दिया मैंने आपको पहले। ये नियोप्रीन या क्लोरोप्रीन है, नियोप्रीन या फिर इसे क्लोरोप्रीन भी कहते हैं। इसका हम पॉलीमेरिसेशन कर रहे हैं, यानी इसे O2 की उपस्थिति में उच्च ताप और ताप पर अपन गर्म कर रहे हैं। इसके माध्यम से ये बॉन्ड जो होता है, ये वाला बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड जो है, इसमें से एक बॉन्ड ब्रेक होता है और ये बॉन्ड ब्रेक होता है। ये हाफ बॉन्ड टूट के यहाँ पे लग जाता है, ये हाफ बॉन्ड टूट के यहाँ पे लग जाता है। ये वाला हाफ और ये वाला हाफ मिलकर एक हो जाते हैं, जो कि बीच में एडजस्ट हो जाते हैं, जिससे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। देखिए प्रोडक्ट क्या बना, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड CCl, सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे सिंगल बॉन्ड बचा CH2, ये हाफ बॉन्ड यहां पे लग गया और ये वाला हाफ बॉन्ड यहां पे लग गया। हाफ और हाफ मिलके एक हो गए, जो कि बीच में एडजस्ट हो गए, जिससे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई और इसका क्या हो गया, बोले, यानी कि अपन को प्राप्त हो गया नियोप्रीन या क्लोरोप्रीन से पॉलीनियोप्रीन, या ऐसे पॉलीक्लोरोप्रीन भी कह सकते हैं, पॉलीक्लोरोप्रीन भी इसे हम कह सकते हैं। ये तो है मोनोमर, ये मोनोमर है और ये क्या है, पॉलीमर। क्या है, पॉलीमर, जिसे हम कृत्रिम रबर के नाम से भी जानते हैं। ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल बताए थे, 2-3 एग्जांपल कल बताए थे, 2 एग्जांपल मैंने आज बता दिए पॉलीमर्स के। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कि बहुलक का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। देखिए भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, बहुलक का वर्गीकरण। नेक्स्ट टॉपिक है बहुलक का वर्गीकरण, बहुलक का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर।
बहुलक का वर्गीकरण। देखिए बहुलक के वर्गीकरण में, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर में बहुलक को 6 भागों में बांटा गया है। अब 6 भाग कौन कौन से देखिए। पहला है प्राप्ति स्रोत के आधार पर, दूसरा है संरचना के आधार पर, तीसरा है संगठक या एकलक इकाइयों के आधार पर, चौथा है आणविक बलों के आधार पर, पांचवा है तापमान व्यवहार के आधार पर, और छठवां है संश्लेषण या बहुलकन विधि के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण। इसके क्लासिफिकेशन को, इसके वर्गीकरण को 6 भागों में बांटा गया है, जो कि किस प्रकार से देखिए। पहला है प्राप्ति स्रोत के आधार पर, प्राप्ति स्रोत के आधार पर, प्राप्ति स्रोत के आधार पर, प्राप्ति स्रोत के आधार पर बहुलक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक बहुलक, प्राकृतिक बहुलक जिसे हम नेचुरल पॉलीमर भी कहते हैं। दूसरा है अर्ध संश्लेषित बहुलक, अर्ध संश्लेषित बहुलक, अर्ध संश्लेषित बहुलक यानी सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। और तीसरा है, इसमें क्लासिफिकेशन है प्राप्ति स्रोत के आधार पर संश्लेषित बहुलक, संश्लेषित बहुलक सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, जैसे मानव निर्मित बहुलक भी कहते हैं। प्राप्ति स्रोत के आधार पर बहुलक को 3 भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक बहुलक, अर्ध संश्लेषित बहुलक और संश्लेषित बहुलक। उसके बाद पहला हो गया वर्गीकरण प्राप्ति स्रोत के आधार पर। इसका दूसरा क्लासिफिकेशन है संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर। देखिए संरचना के आधार पर बहुलक को 3 भागों में ही बांटा गया है। जब पहला है रेखीय बहुलक, रेखीय बहुलक इसे हम इंग्लिश में लाइनर पॉलीमर कहते हैं। उसके बाद दूसरा है शाखित श्रृंखला बहुलक, शाखित श्रृंखला बहुलक। उसके बाद तीसरा है तर्कबद्ध या जाल युक्त या क्रॉस बंधित, ये इसका एक नाम और है नेटवर्क पॉलीमर। तर्कबद्ध इसे हम जाल युक्त भी कहते हैं, जाल युक्त। इसका एक नाम और है क्रॉस बंधित, क्रॉस बंधित, या इसे हम नेटवर्क पॉलीमर भी कहते हैं, नेटवर्क बहुलक। संरचना का आधार बहुलक को 3 भागों में बांटा गया है, रेखीय बहुलक, शाखित श्रृंखला बहुलक, और तीसरा है तर्कबद्ध ऑब्लिक जाल युक्त ऑब्लिक क्रॉस बंधित या नेटवर्क पॉलीमर। यानी कि बहुलक का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं यहाँ पे। फिर बताया था कि आपको बहुलक को 6 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है, इसका जो क्लासिफिकेशन है वो प्राप्ति स्रोत के आधार पर है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो संरचना के आधार पर है। इसके 3 टाइप हैं, इनको बारी बारी से पढ़ेंगे आगे। पहले एक बार बता दे रहा हूँ 6 टाइप कौन कौन से हैं। पहला है प्राकृतिक बहुलक, इसमें दूसरा है अर्ध संश्लेषित, तीसरा है संश्लेषित। संरचना में भी तीन पार्ट है इसके, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है संरचना के आधार पर। रेखीय बहुलक है पहला, दूसरा है शाखित श्रृंखला बहुलक, और तीसरा है तर्कबद्ध जाल युक्त, शाखित जाल युक्त या फिर नेटवर्क पॉलीमर। अब देखिए 2 हो गए, तीसरे के बारे में बात करते हैं। संगठक या एकलक इकाइयों के आधार पर तीसरा क्लासिफिकेशन है संगठक, संगठक या एकलक इकाइयों के आधार पर, एकलक इकाइयों के आधार पर बहुलक को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है समबहुलक, पहला है समबहुलक जिसे होमोपॉलीमर भी कहते हैं। होमो का मतलब समान से होता है, एक समान इकाइयां होती हैं इसमें। और दूसरा है विषम बहुलक, विषम को या सह भी कहते हैं, सह बहुलक के नाम से भी जानते हैं इसको, जिसे हेट्रोपॉलीमर कहते हैं, हेट्रो या फिर इसको कोपॉलीमर कहते हैं।
कोपॉलीमर। संगठन के एकीकृत इकाइयों के आधार पर बहुलक को दो भागों में बांटा गया है। पहला है समबहुलक, दूसरा है विषम या सम बहुलक के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए, इसका जो चौथा क्लासिफिकेशन है वो इस प्रकार से है। चौथा क्लासिफिकेशन इस प्रकार से है, यानी कि आणविक बलों के आधार पर, आणविक बलों के आधार पर, आणविक बलों के आधार पर बहुलक को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रत्यास्थ बहुलक, प्रत्यास्थ बहुलक, इसे हम इलास्टोमर कहते हैं, इलास्टोमर पॉलीमर। और दूसरा है रेशेदार बहुलक, रेशेदार बहुलक, इसे फाइबर्स कहते हैं, फाइबर पॉलीमर। यानी आणविक बलों के आधार पर बहुलक को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रत्यास्थ बहुलक, दूसरा है रेशेदार बहुलक। ये चौथा वर्गीकरण था। पांचवा देखिए, पांचवा जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार से है, तापमान व्यवहार के आधार पर, तापमान व्यवहार के आधार पर, तापमान व्यवहार के आधार पर, तापमान व्यवहार के आधार पर इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, जिसे ताप सुनम्य या ताप सुघट्य बहुलक भी कहते हैं। और दूसरा है थर्मोस्टैटिक बहुलक, जिसे हम ताप दृढ़ बहुलक के नाम से भी जानते हैं। ये आपका पांचवा क्लासिफिकेशन है, जिसको तापमान टेम्परेचर के आधार पर इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और थर्मोस्टैटिक पॉलीमर। उसके बाद देखिए, लास्ट इसका जो क्लासिफिकेशन है वो इस प्रकार से है। छठवां जो क्लासिफिकेशन है वो इस प्रकार से है, यानी संश्लेषण या बहुलकन के आधार पर, संश्लेषण ऑब्लिक बहुलकन के आधार पर, संश्लेषण ऑब्लिक बहुलकन के आधार पर। देखिए, संश्लेषण या बहुलकन के आधार पर इसे दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है योगात्मक बहुलक, योगात्मक बहुलक, योगात्मक बहुलक, जिसे हम योगज बहुलक के नाम से जानते हैं, योगज बहुलक, जिसे कहते हैं एडिशन पॉलीमर। संश्लेषण या बहुलकन के आधार पर दूसरा जो बहुलक है वो है संघनन बहुलक, संघनन बहुलक, जिसे कहते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन पॉलीमर। संश्लेषण या बहुलकन के आधार पर इसे दो भागों में डिवाइड किया गया, योगात्मक या योगज बहुलक, संघनन बहुलक। इस प्रकार से बहुलक को 6 भागों में डिवाइड किया गया है, 6 भागों में बांटा गया है। मैंने 6 ही भाग बता दिए आपको, एक बार दोबारा से मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं उनको। देखिए, बहुलक को 6 भागों में बांटा गया है। पहला बताया था मैंने आपको, 6 भागों में बांटा गया है। पहला बताया था प्राप्ति स्रोत के आधार पर, प्राप्ति स्रोत के आधार पर। दूसरा बताया था संरचना के आधार पर, संरचना के आधार पर। तीसरा बताया था संगठक या एकलक इकाइयों के आधार पर, एकलक इकाइयों के आधार पर, और चौथा बताया था मैंने आपको आणविक बलों के आधार पर, आणविक बलों के आधार पर, और पांचवा बताया था तापमान व्यवहार के आधार पर, तापमान व्यवहार के आधार पर। इसको दो भागों में बांटा गया है।
और लास्ट बताया था संश्लेषण एवं अवलोकन के आधार पर, संश्लेषण और बहुलकन के आधार पर। देखिए प्राप्ति शोध के आधार पर 3 भागों में बांटा गया था, प्राकृतिक बहुलक, अर्धसंश्लेषित बहुलक और संश्लेषित बहुलक। उसके बाद संरचना के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया था, एक रेखीय बहुलक, एक शाखित श्रृंखला बहुलक और तीसरा बताया था तर्कबद्ध या जाल युक्त बहुलक। इसमें देखिए संग्रहण का एक इकाइयों के आधार पर से 2 भागों में बांटा गया था, एक तो था सम और एक था क्या विषम बहुलक, जिसे बहुलक भी कहते हैं। आणविक बहुलक के आधार पर 2 भागों में बांटा गया था, एक प्रत्यास्थ बहुलक और एक था रेशेदार बहुलक। इसके बाद तापमान विवरण के आधार पर 2 भागों में बांटा गया था, थर्मोप्लास्टिक बहुलक और दूसरा बताया था थर्मो सेटिंग बहुलक। उसके बाद संश्लेषण अवलोकन के आधार पर भी मैंने इसको 2 भागों में डिवाइड किया था, एक था बताया था मैंने अभी आपको संगणन बहुलक, एक दूसरा था योगात्मक बहुलक और दूसरा था संगणन बहुलक। इस प्रकार से बहुलक का क्लासिफिकेशन किया गया है, 6 भागों में से बांटा गया है, प्रत्येक के अलग अलग पार्ट हैं जिनको हम बारी-बारी से समझाएंगे। तो पहले की बात करते हैं अपन, देखिए प्राप्ति स्रोत के आधार पर बहुलक को 3 भागों में बांटा गया, प्राकृतिक, अर्धसंश्लेषित और संश्लेषित। इसमें पहला है प्राकृतिक बहुलक क्या होता है, देखिए भाई पहला है प्राप्ति स्रोत के आधार पर, प्राप्ति स्रोत के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया था, बताया था मैंने आपको। पहला है प्राकृतिक बहुलक, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है। प्राकृतिक जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नेचुरल पॉलीमर, ऐसे बहुलक जो कि प्रकृति अर्थात सजीव जगत से प्राप्त होते हैं, ऐसे बहुलक जो कि प्रकृति यानी सजीव जगत से प्राप्त होते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं आदि से प्राप्त होते हैं, कौन से बहुलक कहलाते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। जैसे इसके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, जैसे सेलुलोज, उदाहरण कौन कौन से उदाहरण मोस्ट होते हैं इनके, सेलुलोज है, स्टार्च है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए और आरएनए। उसके बाद विटामिन है, लिपिड है, कपास है, ऊन, रबर आदि इसी में आते हैं। जितने मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखे हैं प्राकृतिक बहुलक हैं, सेलुलोज, स्टार्च, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए, विटामिन, लिपिड, कपास, ऊन, रबर, सिल्क जो होती है रेशम, वो भी इसी के अंतर्गत आती है, यानी जो प्रकृति से प्राप्त होती है, सजीव जगत आदि से प्राप्त होती है। सेलुलोज जो होता है इसके बारे में बताता हूँ, ये बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक है, बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है जो कि पेड़ों से ही प्राप्त होता है, पेड़ों से प्राप्त होता है। अब बीटा डी ग्लूकोज होता क्या है, इसको हम एक चैप्टर आएगा बायोमोलिक्यूल्स बताएंगे। उसके बाद स्टार्च जो होता है, स्टार्च जो होता है ये अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक होता है, यानी कि सेलुलोज जो होता है ये तो है बीटा डी ग्लूकोज का बहुलक जो कि पेड़ों से प्राप्त होता है, जबकि स्टार्च जो होता है ये अल्फा डी ग्लूकोज का बहुलक है। और स्टार्च जो होता है जैसे आलू है, मक्का है, चावल है आदि में स्टार्च की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद प्रोटीन है, न्यूक्लिक अम्ल है, विटामिन, लिपिड इत्यादि का अध्ययन चैप्टर नंबर 14 के अंतर्गत किया जाएगा, जो कि बायोमोलिक्यूल्स बायोलॉजी का अलग एक चैप्टर है, उसको बताएंगे इस चीज को हम। ये सभी जो एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखे जो हैं ये प्राकृतिक बहुलक के क्या है एग्जांपल है, एग्जांपल मोस्ट है इसके। उसके बाद देखिए पहला था इसमें प्राकृतिक बहुलक,
दूसरा देखिए, इसका दूसरा टाइप है अर्ध संश्लेषित बहुलक। अर्ध संश्लेषित बहुलक इसे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं, यानी ऐसे बहुलक जो प्राप्त तो प्रकृति से होते हैं लेकिन उन्हें रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। ये प्राप्त होते हैं प्रकृति से लेकिन इन्हें रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा संश्लेषित किया जाता है, इसलिए इनका नाम क्या है? अर्ध संश्लेषित बहुलक। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से देखिए, इसके एग्जाम्पल ही मोस्ट हैं, जैसे सेलुलोज डाइएसिटेट, सेलुलोज डाइएसिटेट जिसे रेयॉन के नाम से जानते हैं, इसे रेयॉन कहते हैं। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है इसका सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज नाइट्रेट जिसे गन कॉटन कहते हैं, ये गन कॉटन कहलाता है। और भी एग्जाम्पल है इसके, तीसरा एग्जाम्पल है सेलोफेन, सेलोफेन भी इसी के अंतर्गत आता है। चौथा एग्जाम्पल लेदर, लेदर जो होती है यार, लेदर का नाम आपने सुना होगा, लेदर भी एक कैसा बहुलक है? अर्ध संश्लेषित बहुलक है। और लास्ट इसका एग्जाम्पल है वल्कनीकृत रबर, वल्कनीकृत रबर, वल्केनाइज्ड रबर, यानी प्राकृतिक रबर जो होती है उसे उच्च क्वालिटी की बनाने के लिए, उसको कठोर करने के लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है, जिससे प्राकृतिक रबर सिंथेसाइज होकर एक उच्चतम क्वालिटी की रबर हो जाती है, जिसका नाम होता है वल्कनीकृत रबर। दोबारा देखिए, अर्ध संश्लेषित बहुलक जो है एक ऐसा बहुलक होता है जो कि प्राप्त तो प्रकृति से होता है लेकिन उसे रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा संश्लेषित किया जाता है, अर्ध संश्लेषित बहुलक कहलाता है। इसकी जो एग्जाम्पल है वो है सेलुलोज डाइएसिटेट जिसे रेयॉन के नाम से जानते हैं, सेलुलोज नाइट्रेट जिसे गन कॉटन कहते हैं, उसके बाद सेलोफेन है, लेदर भी है, और एक लास्ट एग्जाम्पल है वल्कनीकृत रबर। इसका तीसरा टाइप देखिए, लास्ट टाइप देखिए इसका प्राप्ति स्रोत के आधार पर। तीसरा है इसका, अब इस अर्ध को हटा दीजिए आप, अब हो जाएगा ये संश्लेषित बहुलक। तीसरा टाइप है इसका संश्लेषित बहुलक। इसका दूसरा नाम है मानव निर्मित बहुलक, इसे हम मानव निर्मित बहुलक के नाम से भी जानते हैं। यह नाम कैसे पढ़ा देंगे, इसकी परिभाषा क्या है? संश्लेषित बहुलक एक ऐसा बहुलक होता है जो कि प्रयोगशाला या कारखानों में निर्मित किया जाता है, इसलिए इसे मानव निर्मित बहुलक कहा जाता है, जो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। इसके एग्जाम्पल बहुत है, इसके जो एग्जाम्पल है वो है, पहला है पीवीसी, पीवीसी जिसे कहते हैं पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन इसी में आता है जिसे शॉर्ट में पीएस कहते हैं। उसके बाद कल बताया था मैंने आपको पीटीएफई, पीटीएफई पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन जिसे टेफ्लॉन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? टेफ्लॉन। उसके बाद पॉलीप्रोपीन भी है, पॉलीप्रोपीन, पॉलीपीपी कहते हैं इसको, पॉलीप्रोपीन। इसका एक एग्जांपल और ये भी है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, जिसे मैंने कल बताया था PAN, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। इसके और नाम भी थे, इसे ऑर्डोन भी कहते हैं, ऑर्डोन भी कहते हैं, इसे एक्रिलन भी कहते हैं, एक्रिलन। और भी इसके एग्जांपल हो सकते हैं, बेकिलाइट प्लास्टिक भी हो सकती है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी हो सकता है, मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी हो सकता है, ये और आगे ये इसके क्या है? एग्जांपल है। इसलिए तीसरा टाइप हो गया इसका संश्लेषित बहुलक, एक ऐसा बहुलक जो कि प्रयोगशाला कारखानों में बनाया जाता है मनुष्य के द्वारा, इसे मानव निर्मित बहुलक भी कहते हैं। ये इसके एग्जांपल है पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, पीटीएफई, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन, टेफ्लॉन भी कहते हैं, पॉलीप्रोपीन, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल और भी बेकिलाइट है आदि इसके एग्जांपल हो सकते हैं। और नेक्स्ट आगे जो 5 वर्गीकरण है उनको हम कल बताएंगे, ठीक है? ओके।